नमस्कार, मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम से कोर 3 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम 4 इकाइयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इकाई के रूप में हम नवजागरण, पुनर्जागरण और आधुनिकता पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरी इकाई में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उनके समकालीन साहित्यकारों को लेंगे। तीसरी इकाई में छायावाद और प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। चौथी इकाई में हिंदी गद्य का विकास के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और अन्य गद्य विधाओं का विश्लेषण करेंगे। इन इकाइयों की पृष्ठभूमि पर विचार करने के उपरांत हम उस कालखंड के प्रमुख साहित्यकारों की कृतियों का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। किसी भी साहित्य में आधुनिक काल का समय निर्धारण करना या कारण सहित साबित करना एक जटिल प्रश्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 संवत से अर्थात 1843 ईस्वी से हिंदी साहित्य में आधुनिक युग को माना है। कुछ लोग 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह से मानते हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन से नए युग का सूत्रपात माना जाता है। मध्यकालीन जड़ता को लांघकर आधुनिक युग की जो गयात्मकता आई, उसमें समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन पाया गया। साहित्य में छंद, अलंकार, रूढ़िवादिता, श्रृंगारिकता आदि के पारंपरिक विचार की जगह साहित्य ने यथार्थ जनजीवन की ओर बारीकी से देखा गया और मानवीय सुख दुख के साथ जुड़कर उसे अपना आधार बनाया। आधुनिक युग में मनुष्य अपने परिवेश एवं पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग हो गया। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना होने लगी और गद्य साहित्य ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। इसी कारण शुक्ल जी ने इस काल को गद्य काल भी कहा है। साहित्य में पहली बार वीर, भक्ति और श्रृंगार से इतर विषयों पर रचनाएं होने लगी। कविता के साथ साथ गद्य की नई विधाएं हमारे सामने प्रकट होने लगी। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि से पहली बार हिंदी पाठकों का साक्षात्कार हुआ। समकालीन सवालों से जुड़े नाटक अभिनीत किए गए, जिनका रंगमंच पर पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। कविता की अंतर्वस्तु और छंद और भाषा में बदलाव आने लगा। यही नहीं, उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवों, समाज सुधारकों, लेखकों ने कई ऐसे प्रयत्न किए जिसके कारण उस दौर को आधुनिक युग की संज्ञा दी गई। तो चलिए सर्वप्रथम उसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करते हैं, अर्थात आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक युग के
साहित्य का संबंध उस युग की परिस्थितियों से बहुत गहरा नाता होता है। एक तरफ परिस्थितियाँ साहित्य सृजन में सहायक होती हैं, तो दूसरी तरफ साहित्य भी तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेस की स्थापना। संचार के क्षेत्र में छपाई हेतु मुद्रण यंत्रों यानी प्रेस के आ जाने से विचारों के आदान प्रदान एवं संप्रेषण तथा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया और भी व्यापक हो गई। समाचार पत्रों के छपने से औपनिवेशिक प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त जनमत तैयार हुआ, जिसने राष्ट्रवाद के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से नए उद्योगों की स्थापना। हुकूमत ने अपने लिए रुई अंग्रेजी हुकूमत अर्थात अंग्रेजी सरकार ने अपने लिए रुई तथा अन्य कच्चे मालों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए रेलवे की स्थापना की। साथ ही सूती कपड़ों के कारखाने, जूट की मिलें और कोयले के खानों की भी स्थापना की। इस तरह आधुनिक काल को हम भारत में अंग्रेजों के शासन से उत्पन्न स्थितियों के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसी ने उस संघर्ष को जन्म दिया जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं, और उस साहित्य को भी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने वाला साहित्य कहा जा सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक वर्ग। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ज़रूरतों के चलते आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इस आधुनिक शिक्षा ने उस बुद्धिजीवी वर्ग को पैदा किया जिसने राष्ट्रीय और समाज सुधार आंदोलन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। इस बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कई राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी बनाए। साथ ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया और उनके जरिए लोगों में नई चेतना और नए विचारों के प्रचार प्रसार भी किए। चौथा हम लोग देखते हैं समाज सुधार। इस दौर में लेखक समाज में नारी की और दलितों की दशा से चिंतित थे। समाज सुधारकों ने स्त्री की हीन दशा से जुड़ी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका वध आदि शामिल हैं। साथ ही विधवा विवाह का प्रचलन तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त कर देश के विकास के लिए अभिप्रेरित भी किया। पांचवा हम लोग देखते हैं नारी शिक्षा का अभियान। 19वीं सदी में शिक्षा के विस्तार हेतु समाज सेवियों ने जितना योगदान दिया, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने भी उतना ही हाथ भी बटाया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया। भारतेंदु स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और चाहते थे कि उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड
से लेकर भारतेंदु की संस्कार मूलक रचनाएं नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार में सफल सिद्ध हुई। आगे हम लोग देखते हैं 6वां, नवजागरण में विभिन्न संस्थाओं का योगदान, किस प्रकार से उनका योगदान रहा है। पश्चिमी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, औद्योगिकीकरण के संपर्क के कारण भारतीयों में आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परिष्कार की चेतना अनिवार्यतः उद्बुद्ध हुई, लेकिन इसी के साथ भारतीय रीति रिवाज, परंपराएं, ज्ञान विज्ञान तथा भाषाओं के महत्व पर खतरा मंडराने लगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न संस्थाओं ने अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए समाज में प्रचलित कुरीतियों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। विभिन्न संस्थाओं ने, जिनमें प्रमुख हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभिनव राजनीतिक जागृति आदि। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय स्थितियों का नया, गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार ही आधुनिकता है। आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रवृत्ति को समझ लिया जाए। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यह काल औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबद्ध है, जिससे नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। देश, धर्म, राष्ट्र, ईश्वर आदि की नई नई व्याख्याएं साहित्य में की जाने लगी। तो इस चर्चा के उपरांत आप आधुनिकता एवं उसकी पृष्ठभूमि से भलीभांति अवगत हो चुके हैं। अगली बार हम दूसरी इकाई के अंतर्गत भारतेंदु युग का विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। धन्यवाद।